ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आई हैं। जिस वक्त यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर लगातार संग्राम हो रहा था और सामान्य वर्ग के छात्र ये कह रहे थे कि इन नियमों को जबरदस्ती उन पर थोपा नहीं जा सकता, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इन नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। और ये रोक इस देश के सामान्य वर्ग के छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 5 बड़ी बातें कही हैं और ये बातें उन राजनीतिक पार्टियों को जरूर सुननी चाहिए जिन्होंने इस मामले में एक बार भी ये कहने की हिम्मत नहीं दिखाई कि यूजीसी के नए नियम है वो स्पष्ट नहीं है। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि सभी पार्टियों को सुनना चाहिए, वो भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि जिस कमेटी का ये रिकमेंडेशन था यूजीसी के नए नियम बनाने का, उसमें हर पार्टी के नेता शामिल हैं। आज उनके चेहरे भी आपके सामने रखेंगे। आज सवाल है कि इनमें से किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई ये कहने की कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है इन नए नियमों का। इससे भेदभाव के मामलों में सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। फॉल्स केस, फॉल्स कंप्लेंट, इसका क्या निवारण है? आज इस पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने की और इस दौरान कोर्ट ने यह कहा कि यूजीसी के नए नियमों में जिन प्रावधानों को शामिल किया गया है वो स्पष्ट नहीं है और इन नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो नए नियम है वो समाज को विभाजित कर सकते हैं और इन्हें स्पष्टता के बिना लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी पूछा कि जब देश में भेदभाव की परिभाषा पहले से मौजूद है, तब यूजीसी के नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव को, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अलग से परिभाषित क्यों किया गया? और यह सवाल बड़ा है। यूजीसी ने अपने नए नियमों में लिखा था कि जाति आधारित भेदभाव उसे ही कहा जाएगा जिसमें दलित, आदिवासी और ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव होगा। और इसी बात को लेकर सामान्य वर्ग के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी समझी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक भारत ने जाति विहीन समाज की दिशा में जो प्रगति की है, क्या अब हम उसमें भी पीछे जाते जा रहे हैं? और इस टिप्पणी का मतलब बहुत गहरा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत यहां यह पूछना चाहते थे कि अगर हर समस्या को केवल जाति के चश्मे से देखा जाए, अगर कानून की भाषा भी बार बार जाति को केंद्र में रखकर तय होगी, तो यहां सवाल यह उठता है कि क्या हम अनजाने में फिर से समाज को जाति के खांचों में नहीं बांध रहे हैं? जाति के आधार पर किसी भी छात्र के खिलाफ हुआ किसी भी तरह का उत्पीड़न क्यों न इस श्रेणी में है? किसी भी छात्र, सामान्य वर्ग के भी छात्र अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं या माना जाता है कि वो किसी ना किसी सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से इस प्रोफेशन से जुड़े हैं और वही नाम लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे में फिर उनकी सुनवाई कहां होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके इस मुद्दे पर जवाब मांगा है और साथ ही यह भी कहा कि यूजीसी को इस मामले में नया ड्राफ्ट तैयार करना होगा और अगले आदेश तक देश में वही यूजीसी के वही नियम लागू रहेंगे जो 2012 में यूपीए की सरकार के वक्त तय हुए थे। और इस फैसले के बाद सामान्य वर्ग के छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाया है और यह भी पूछा है कि जो बातें सुप्रीम कोर्ट को नजर आ गई वो बातें हमारे देश में जाति के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को नजर क्यों नहीं है? क्योंकि इस मामले में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुप्पी बनाकर रखी। सामान्य वर्ग के छात्रों को क्या बिना कोई कानूनी प्रावधान मिले एक साथ सभी को विलेन बना देना, विलेन घोषित कर देना या नकारात्मक भाव से देखना कि यही उत्पीड़न करने वाले हैं, सही है? क्या ये स्वाभाविक न्याय, क्या ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है? जब यूजीसी ने अपने ड्राफ्ट के बाद जिन सिफारिशों पर नियमों की रूपरेखा तैयार की, उन सिफारिशों को एक संसदीय समिति ने अपनी सहमति दी थी। अब देखिए, यह संसद की वो स्टैंडिंग कमेटी है जो शिक्षा, महिला और युवा संबंधी मामलों को देखती है और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि संसदीय समिति में कौन कौन से नेता शामिल हैं। क्योंकि देखिए,
ये जिस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद ये नियम बनाए गए हैं, आखिर उस कमेटी ने क्या क्या ऐसा कहा था, क्या क्या उनके रिकमेंडेशंस थे। सबसे पहले तो इसके अध्यक्ष आपको बता देते हैं, जिनकी तस्वीर सबसे ऊपर लगी हुई है। अध्यक्ष है, जूम इन कीजिए, अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह। अब आ जाइए, दिलचस्प बात यह है कि नियमों की समीक्षा उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन जब इस पर विवाद हुआ और जब यह कहा गया कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ ज्यादती हो सकती है, तब दिग्विजय सिंह ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने एक बार नहीं बताया कि यूजीसी का यह ड्राफ्ट उन्हीं की कमेटी के पास आया था। अब दूसरे सदस्यों पर आइए। इस कमेटी में कुल 30 सदस्य हैं। राज्यसभा के जो हैं, राज्यसभा के 10 हैं, लोकसभा के 20 सांसद। और आप इनमें नाम और इनकी पार्टी के बारे में पढ़ते जाइए, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले सिकंदर कुमार है राज्यसभा से बीजेपी के, फिर सी सदानंद मास्टर बीजेपी के, रेखा शर्मा बीजेपी के, अगर आपको याद हो विमेन कमीशन से जुड़ी हुई रेखा शर्मा, भीम सिंह बीजेपी, घनश्याम तिवारी बीजेपी, विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीएम, मौसम बी नूर टीएमसी की तत्कालीन, सुनेत्रा पवार भी इसमें एनसीपी की तरफ से इस कमेटी में शामिल है, वो राज्यसभा सांसद है। अब लोकसभा पर आइए। लोकसभा की जब आप लिस्ट को देखेंगे तो यहां पर 20 है। सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल, ये बीजेपी के सारी लिस्ट में एक साथ पढ़ देती हूं आपके सामने। बृजमोहन अग्रवाल, शोभना बरैया, दर्शन चौधरी, अभिजीत गांगुली, हेमांग जोशी, संबित पात्रा आपको याद होगा, पुरी से सांसद, रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री, डी पुरंदेश्वरी, करण भूषण सिंह, बांसुरी स्वराज बीजेपी की दिल्ली में सांसद। अब आ जाइए आप, बीजेपी के ही कामाख्या प्रसाद तासा इसमें सदस्य है। अब कांग्रेस पार्टी के 3 हैं। अध्यक्षता दिग्विजय सिंह की है और जो सांसद लोकसभा के हैं उसमें बिमोल ओकोइजाम है, वर्षा गायकवाड़, डीन कुरियाकोस, और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के 3 लोग शामिल हैं, जियाउर रहमान बर्क, जितेंद्र दोहरे और राजीव राय। रचना बैनर्जी और कालीपदा सरेन ये दोनों टीएमसी से हैं, अमर काले एनसीपी शरद पवार गुट के और टी सुमति डीएमके से शामिल हैं। हमने सोचा कि आपको भी ये नाम जानने चाहिए कि आखिर वो कौन से नेता हैं जिन्होंने इसे ड्राफ्ट किया है। आज इन्होंने भी चुप्पी साध ली है, आज ये भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, आज ये भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि यूजीसी ने जब नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया था तब इस ड्राफ्ट को संसदीय समिति के पास ही भेजा गया था, और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ये बात है साल 2025 की। उस वक्त उस ड्राफ्ट की समीक्षा करने के बाद इस समिति ने खुद ये सिफारिश की थी कि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में जो इक्विटी कमेटी बनाना चाहता है उसमें एससी और एसटी के साथ एक सदस्य ओबीसी का भी होना चाहिए। लेकिन इस कमेटी के लोगों को यह याद नहीं आया कि इस इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और जब आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा लिख रहे हैं तो जाति के आधार पर तो किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव किया जा सकता है, गलत टिप्पणी की जा सकती है। मान लीजिए ब्राह्मण समाज के कई लोग पंडित का काम करते हैं, कई बार छुट्टियां रखते हैं, उसको लेकर कई लोग मजाक उड़ा देते हैं, कोई ना कोई टिप्पणी ऐसी कर देते हैं जो कि उनको चोट पहुंचाती है। उनके लिए लागू नहीं होगा क्योंकि उन्हें तो उत्पीड़क ही मान लिया है, उत्पीड़न करने वाले। देखिए, जब इस ये पूरा विवाद हुआ और सामान्य वर्ग के छात्र सड़कों पर उतरे तो किसी नेता ने एक शब्द नहीं बोला, और इससे यह पता चलता है कि इस समिति के नेताओं ने भी यही माना कि शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा किया जाता है और अगड़ी जाति के छात्र कभी पीड़ित नहीं हो सकते। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाकर स्पष्ट कर दिया है कि ये नियम गलत थे, इनका दुरुपयोग हो सकता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।
कि एक ऐसा कानून, काला कानून था जो छात्रों को आपस में बांट रहा था और विश्वविद्यालय परिसर में जातीय दंगा के बराबर ले गया। और सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन, बहुत प्यारी लाइन वो बोले हैं कि ये समाज को बांटने वाला कानून है, ये कानून रद्द होना चाहिए। होली ये स्वर्ण समाज की जीत की और भारत सरकार द्वारा जो। वैसे बहुत रॉकेट साइंस है नहीं ये समझने के लिए कि आज नेतागण इस पर चुप क्यों है। मुख्य राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इस पर कुछ भी ज्यादा बोलने को तैयार क्यों नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इस पर भ्रम ना फैलाए विपक्ष। लेकिन देखिए, इस मामले को समझिए। एक ऐसा मामला था जिसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सामान्य वर्ग के छात्रों का किसी राजनीतिक पार्टी ने साथ नहीं दिया। और ऐसा लगता है कि इस मामले में सरकार और बीजेपी से भी बड़ी चूक हुई। ये बात सही है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी और सरकार को नए नियम बनाने चाहिए और ये नियम सख्त भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ यूजीसी को ये देखना चाहिए कि जाति आधारित भेदभाव सभी जातियों के छात्रों के साथ हो सकता है। यूजीसी ने इस मामले में 5 बड़ी गलतियां की, जिनमें बड़ी गलती ये थी कि इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी की तरह सामान्य वर्ग के एक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य कर देते। इससे यही पता चला कि नियमों में पहले से मान लिया गया था कि सामान्य वर्ग के छात्र जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं हो सकते, बल्कि वो 2 पिछड़ी जातियों के छात्रों के साथ भेदभाव ही करते हैं। दूसरा, इसमें कहीं भी ऐसे मैकेनिज्म का उल्लेख नहीं हुआ जिसमें यह लिखा हो कि अगर सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है तो वो कहां शिकायत दर्ज कराएंगे। इससे इस बात की संभावना बढ़ गई कि यूजीसी ने कॉलेजेस में जो इक्विटी कमेटी बनाने की बात कही है, वो कमेटी सिर्फ 3 वर्गों के लिए, 3-4 वर्गों के लिए, एससी, एसटी और पिछड़े, दलित, आदिवासी और पिछड़ों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव का संज्ञान लेगी और ऐसे मामलों में सामान्य वर्ग के छात्रों को ही आरोपी बनाया जाएगा। अगर ऐसी नियत नहीं भी थी तो कम से कम सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व में क्या दिक्कत थी। फॉल्स कंप्लेंट पर एक्शन हो, इसमें क्या दिक्कत है। इसके अलावा यूजीसी ये भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि अगर इन नियमों का सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ दुरुपयोग होता है तो कैसे रोका जाएगा। यूजीसी ने तो सिर्फ ये कह दिया कि इक्विटी कमेटी को पीड़ित छात्र की शिकायत 24 घंटे के अंदर दर्ज करानी है, 15 दिनों के अंदर उस पर रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी। लेकिन झूठे मामले में सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाएगा, इसका जिक्र नहीं। इसके अलावा इन नियमों में यह भी कहीं नहीं लिखा कि झूठी शिकायत की स्थिति में गलत आरोप लगाने वाले छात्र के खिलाफ क्या एक्शन होगा। इन नियमों में सबसे बड़ी खामी यह थी कि इनमें बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर ही था और एक बार किसी छात्र पर जाति के आधार पर उत्पीड़न करने का आरोप लग जाता तो ये जिम्मेदारी उस आरोपी की होती है, वो खुद को निर्दोष साबित करे। और ऐसी स्थिति में ये नियम एक तरफा हो जाते हैं। इनमें सामान्य वर्ग के छात्रों का सिर्फ शोषण होता है, उन्हें फंसाने की कोशिश हो सकती है, ऐसी गुंजाइश बनती है। और ये भी सोचिए कि जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि कोई जाति के आधार पर किसी के सामने कुछ अपशब्द बोल रहा है, तो ऐसे में वहां पर सबूत पेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार जो तथाकथित पीड़ित व्यक्ति है उसने आरोप लगा दिया कि इस व्यक्ति ने मुझे ये गाली या ये अपशब्द कहा है, उसके बाद अपने आप को निर्दोष साबित करना भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर अगर कोई चश्मदीद नहीं है तो फिर आप कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे। इन तमाम गलतियों की वजह से ही यूजीसी के ये नियम सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाए। सोचिए, इन नियमों में सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाए गए थे। नियमों की समीक्षा भी संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी द्वारा हुआ था, लेकिन इस पूरे दौरान ऐसे अनेकों लोग थे जिन्होंने बीजेपी और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, बीजेपी के कोर वोटर्स के तौर पर जिन्हें देखा जाता है, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही इस मुद्दे को, और उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पर प्रोटेस्ट हो रहा था, और वहीं के ये तमाम वीडियोस हैं जो आपने देखे हैं। यहां हम एक बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है वो एक गंभीर समस्या है। कई मामलों में तो स्पष्ट नियम ना होने के कारण बहुत सारे छात्र शिकायत ही नहीं कर पाते, एड्रेसल नहीं होता। साल 2023-24 में भी देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों में से सिर्फ 378 छात्रों ने अपने साथ जाति के आधार पर भेदभाव होने का आरोप लगाया था। आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि यह समस्या बहुत गंभीर है।
इसके खिलाफ कड़े नियम होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़न का विलेन सामान्य वर्ग को बना दिया जाए और यह मान लिया जाए कि अगर किसी दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के छात्र या व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो भेदभाव सामान्य वर्ग के लोगों ने ही किया होगा। ये कहने के पीछे भी एक वजह है। आपने देखा होगा कि अक्सर, चाहे ओबीसी ही ले लीजिए, इसमें भी कई डोमिनेंट कास्ट होते हैं जिनका वर्चस्व होता है, ऐसी जातियां होती हैं। वो अक्सर उसी ओबीसी कैटेगरी में अन्य पिछड़े वर्गों पर कुछ कमेंट्स कर देती हैं। ऐसे नियम बनाने वाले लोगों को जमीन पर जाकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे देश में इतनी जातियां हैं, कई बार पिछड़ी जातियों में एक जाति के लोग खुद को दूसरी निम्न जाति से ऊपर मानकर उनको निम्न मानते हैं, उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं। बिहार में तो जातियों के टोले बने हुए हैं। बहुत सारे मामलों में जातिगत भेदभाव सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। असल में हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारे लोगों ने सामान्य वर्ग को लेकर ऐसी धारणाएं बनाई हुई हैं जो पहले के जमाने में तो सही हो सकती थी, लेकिन अब उनका जमीनी हकीकत से दूरी है। मैं इसके आंकड़ों के आधार पर यह कह रही हूं और इसीलिए कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहती हूं। यहां पर यह भी कहना सही नहीं होगा कि सामान्य वर्ग के लोग अपमान नहीं करते हैं, ऐसा मुमकिन है और इसी वजह से तो ये शिकायतें आई हैं जो हमने नंबर आपको दिखाया। लेकिन इसी के साथ ये माना जाता है कि सामान्य वर्ग के लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। जो कुछ स्टीरियोटाइप्स है सामान्य वर्ग के बारे में वो हम दिखाना चाहते हैं। उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार ही 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सामान्य वर्ग के आरक्षण लेकर आई। लेकिन आपको पता है, जो ये माना जाता है ना कि वो तो बड़े संपन्न लोग हैं, उनको क्यों आरक्षण की जरूरत है? क्या आपको पता है कि इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर सामान्य वर्ग के लोगों में है? साल 2023 और द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का ही डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देश में बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2023-24 में जहां एससी में 3.3% है, 1.9% एसटी में है, आदिवासी में, वहीं ओबीसी में 3.1% है, वहीं पर सामान्य वर्ग में 3.8% है। दलितों में जहां बेरोजगारी दर 3.3, आदिवासियों में 1.9, पिछड़ों में ओबीसी में 3.1, वहीं सामान्य वर्ग में 3.8। देश में बेरोजगारी दर 3.2%, यानी उससे भी 0.6% ज्यादा सामान्य वर्ग में है। राष्ट्रीय स्तर पर साल 2023-24 में हमने आपको बताया 3.2% था। और ये आंकड़े द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हैं। लेकिन सोचिए, लोग तो यही मानते हैं कि अगर कोई परिवार सामान्य वर्ग से है तो उसके घर में नौकरी और आर्थिक समस्याएं होंगी ही नहीं। इसी तरह सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पहले आरक्षण भी नहीं मिलता था। ये 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जैसा हमने आपको बताया, वो 2019 के बाद लागू हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2019 में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि साल 2016 से 2019 के बीच जिन छात्रों ने अपनी पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा सरकारी बैंकों से लोन लिया, उनमें 67% छात्र अकेले सामान्य वर्ग से थे। क्योंकि अगर आप फॉर्म भी भरने जाइए तो वहां पर कीमत अलग रहती है। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए फॉर्म की कीमत अलग, सामान्य वर्ग के छात्रों की कीमत अलग। तमाम सब्सिडीज जो मिलते हैं उन सबसे सामान्य वर्ग अछूता रह जाता है। इसीलिए कॉलेजेस की और प्राइवेट कॉलेजेस में जो ज्यादा फीस, हेवी फीस लगती है, उसके लिए 67% छात्र अकेले सामान्य वर्ग के हैं जो लोन लेते हैं। इस आंकड़े से यह पता चलता है कि सामान्य वर्ग के परिवारों की आर्थिक हालत कैसी है कि वो बिना बैंक से लोन लिए अपने बच्चों को कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में पढ़ा नहीं सकते। सामान्य वर्ग के 67% छात्र एजुकेशन लोन लेते हैं। धारणा रही है सामान्य वर्ग के छात्रों को किसी आर्थिक मदद की जरूरत नहीं होती। ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। ऐसे न जाने कितने आंकड़े हैं, रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि सामान्य वर्ग को लेकर जो स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं, जो धारणाएं बना दी गई हैं। लेकिन अफसोस की बात यही है कि इन पर कोई बात नहीं करता।